गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। हाँ जी, आज अपन अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक नए दिन में, है ना। टॉपिक बड़ा शानदार है, अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है अपना क्या, फिल्टर। फिल्टर मतलब फिल्टर करेगा किसी न किसी को। तो देखो, बात करते हैं कि फिल्टर होता क्या है, ठीक है। किसको बोलते हैं अपन फिल्टर? दिष्टकारी से निर्गत संकेत में, ठीक है, दिष्टकारी से निर्गत संकेत में दिष्ट संकेत के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती स्रोत या प्रत्यावर्ती संकेत भी होता है। इस प्रत्यावर्ती संकेत की मात्रा को ऊर्मिका कहा जाता है, यानी कि रिपल कहा जाता है। आई रिपीट, दिष्टकारी से निर्गत दिष्ट संकेत के साथ साथ कुछ प्रत्यावर्ती संकेत भी होता है, और इसी प्रत्यावर्ती संकेत को आप लोग क्या कहते हो, ऊर्मिका कहते हैं। आप लोगों ने अपन ने पीछे भी बोला होगा कि डीसी जो अपने को प्राप्त होती है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपन ने पढ़ा था, लास्ट के अंदर अपन डीसी निकालते हैं। तो बात की थी वहाँ पे कि जब अपन डीसी निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या आती है, एसी आती है। अब उस एसी को हटाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ऊर्मिका क्या होती है। ओके, कई बार पूछ लेते हैं, या फिर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो जाए, या फिर मेरे को ही हो जाए, मान लो मैं ही बता रही हूँ आपको अपनी मर्जी से कि यहाँ पे आईडीसी क्या होती है, ठीक है। आपको चाहिए डीसी, वो बदलनी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। किसके अंदर, फिल्टर के अंदर। अपन बात किसके कर रहे हैं, फिल्टर की। अब आपको चाहिए डीसी, वो बदलनी नहीं चाहिए। अब ये क्या होती है, कैसे होती है मैम? तो देखो, बात करते हैं। अपन ने फुल वेव, ये हाफ वेव के अंदर अपन ने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था डीसी के अंदर। ये 0 है और एक ये ऐसे बन गया, ठीक है, बनाया था। और फुल वेव के अंदर अपन ने ऐसे बनाया था कि अपने को दोनों ही प्राप्त होती है कि नहीं होती है? होती है। तो अब एक ध्यान से सुनना, यह है इसका 0 पॉइंट, यानी कि ओरिजिन पॉइंट। अब देखो, अब आप लोगों को एक चीज अपन ने पढ़ा दी, उसके अंदर आईडीसी पता है क्या होती है? आईडीसी धारा का औसत मान पता है? बात करते हैं अपन कि औसत मान क्या होता है। इसी औसत मान से अपन उस पे पहुंचेंगे, किस पे, ऊर्मिका पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखो, आईडीसी कैसे दिखाते हैं अपन, तो सुनना। ये जो मान बढ़ रहा है, ये वाला, ये मान बढ़ रहा है और कम हो रहा है, फिर से 0, फिर से बढ़ रहा है और फिर से कम हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो इस पर औसत मान की अपन एक लाइन खींच देते हैं। ये लो, इस पर अपन ने क्या खींच दी, एक औसत मान की लाइन खींच दी, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, वैसे कहोगे इसको डीसी। क्या कहोगे इसको, डीसी। और अभी अपन बात कर लेते हैं इसकी, इसको लिख देते हैं आईडीसी। बाद में सुनते रहना जब मैं बताती रहूं तब, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, आईडीसी। और इसके औसत मान को आप क्या कह दोगे, देखो ध्यान से सुनो। इस पर औसत मान की एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन कहलाती है आपकी डीसी। वैसे अपन इसको डीसी ही कहेंगे, और इसी को अपन कहते हैं औसत धारा, ठीक है। ये जो डीसी प्राप्त हुई है, अपन इसी को क्या कहते हैं, औसत धारा कहते हैं। धारा ज़्यादा और कम का जो औसत मान है, ये जो ज़्यादा हो रहा है और कभी कम हो रहा है, कभी 0, इतनी बात याद रखना, कभी तो ज़्यादा हो रहा है और कभी कम हो रहा है, तो उसी औसत मान को अपन क्या कहते हैं, आईडीसी। किसको, ज़्यादा से कम, उसको क्या कहोगे, आईडीसी। और इस औसत मान को, यानी कि जो औसत मान की धारा खींच दी, लाइन खींच रखी, इसको अपन क्या कहेंगे, औसत धारा कहेंगे। क्लियर है? आईडीसी किसको बोलते हैं? ये जो देखो,
ये जो लाइन है डीसी को, इसी को अपन क्या कहते हैं, औसत धारा। और जो ज़्यादा से कम जो मान हो रहा है उसको आप क्या कह दोगे, आई। औसत मान को ही अपन क्या कहते हैं, आईडीसी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आईडीसी क्यों कहते हैं पता है? अब इसको अपन आईडीसी क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना, पढ़ाया था पर याद नहीं रहता है। क्योंकि दिष्ट धारा जो होती है वो समय के सापेक्ष क्या रहती है, नियत रहती है। दिष्ट धारा जो होती है वो क्या रहती है, समय के सापेक्ष नियत रहती है। क्लियर है। अब करना क्या है, बात सुनना अच्छी तरह से। कुछ आपको याद हो तो मैंने एक बोला था कि अधिकतम वोल्टता अपने को कितनी प्राप्त होती है, अधिकतम वोल्टता कितनी प्राप्त हुआ करती थी, जिसको अपन मैक्सिमम वोल्टता बोलते थे। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो। मैक्सिमम वोल्टता किसको बोलते थे, ईएम को बोलते थे। मैक्सिमम वोल्टता कौन सी होती थी अपनी, ईएम। वो कहाँ पे प्राप्त होती थी अपने को, यहाँ पे इस मैक्सिमम पॉइंट पे। इसको क्या बोलते थे अपन, ईएम। अब देखो, अब वोल्टता कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, अब वोल्टता कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, इस जीरो से लेके इस ईएम तक तो वोल्टता बढ़ रही है, और ईएम के बाद वोल्टता क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान से सुनना, जीरो से लेके ईएम तक तो वोल्टता बदल रही है। तो अगर मान लो अपन ऐसे संकेत करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है कि जीरो से लेके ईएम तक वोल्टता जो हो रही है वो बदल रही है, ठीक है। अब अगर अपन इसको ऐसे कर दें, मान लो थोड़ा सा नीचे की साइड बना दो ऐसे, तो क्या यहाँ पे बता सकते हो कि ईएम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। देखो, तो उसे जो कहते हैं, पहले तो ये सुनना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीरो से लेके ईएम तक जो बदल रहे हैं ना वोल्टता, उसको अपन क्या कहते हैं, उर्मिका कहते हैं, ठीक है। जीरो से लेके ईएम तक जो वोल्टता बदल रही है उसको अपन क्या कहते हैं, उर्मिका कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप संकेत ऐसे कर दें, ठीक है, इसकी बजाय आप संकेत ऐसे कर दें, तो HWR में बदलाव कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कौन से का है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो इसमें तो बदलाव जीरो से लेके ईएम तक होगा, इसमें बदलाव कहाँ से कहाँ तक होगा, अरे मैडम इसमें तो थोड़ा सा ही हो रहा है, हो तो रहा है पर क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, यानी कि इसमें तो ज़्यादा हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पर कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इस संकेत को ऐसे कर दूँ तो, ऐसे कर दूँ तो फिर क्या बोलोगे आप, वोल्टता कहाँ से कहाँ बदल रही है, अरे मैम इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, बहुत थोड़ी सी बदल रही है, बदल रही है। तो ध्यान से सुनना, इसमें बदलाव ऐसे हो रहा है और इसमें कैसे हो रहा है, इतना सा बदलाव हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट में एसी क्या है, ज़्यादा है, फर्स्ट में ये क्या है, एसी तो है, तो फर्स्ट में एसी ज़्यादा है, सेकंड में उससे थोड़ी कम है, और थर्ड में उससे भी थोड़ी कम है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे करना क्या है, देखो ये कहलाता क्या है अपना, इस एसी में चेंज होना ही क्या कहलाता है, या वोल्टता को बदलना ही क्या कहलाता है, उर्मिका कहलाता है। अब हमें करना क्या है, इस रिपल को यानी कि इस उर्मिका को धीरे 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 कम करना है अपने को। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिल्टर का मतलब ही ये होता है कि एसी को ख़त्म कर देना, ठीक है। अब अपने पास देखो जीरो से लेके ईएम तक इतनी सारी एसी आ रखी है, तो उस एसी को क्या कर दोगे आप, धीरे 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 कम करोगे, और उस एसी को कम करने के लिए ही आप अपन क्या पढ़ते हैं, फिल्टर पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि उर्मिका क्या होती है, फिल्टर क्यों काम में लिया जाता है। ओके भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो ऐसी युक्ति जो डीसी से निर्गत संकेत में प्रत्यावर्ती संकेत या उर्मिका को कम कर दे, उसे अपन क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, ठीक है। आ जाओ जी, अब अपन बात कर लेते हैं HWR और
FWR के अंदर अपन ने जो इफिशियंसी निकाली थी, दक्षता, याद है क्या? इफिशियंसी, दक्षता। ये अपना है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये अपना है फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब बात करते हैं अपन ने उर्मिका के अंदर, सॉरी उसके अंदर HWR के अंदर दक्षता कितनी पड़ी थी, कितनी आई थी? अपनी दक्षता को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ईटा से। दक्षता मैक्सिमम कितनी आई थी? लास्ट में अपन ने मैक्सिमम निकाला था, ठीक है। कितनी आई थी? 40.6%। क्लियर है? अच्छा, इसकी मैक्सिमम कितनी आई थी? 81.2%। 81.2%, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट में एक लाइन भी लिखी होगी कि यहाँ निवेशी संकेत का अधिकतम, यहाँ निवेशी संकेत का अधिकतम 40.6% DC में प्राप्त होता है। 40.6% DC में प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन थी? यहाँ निवेशी संकेत का अधिकतम, वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। यहाँ निवेशी संकेत का अधिकतम 81.2% DC में प्राप्त होता है, DC में प्राप्त होता है, यही था, ठीक है। अब एक चीज और देखना, अब ये जो अपन ने क्या की, इन सब के अंदर DC की बात हो रही है, AC को तो हटाना ही है अपन ने। यहाँ पे अपन ने HWR के अंदर ईटा मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है? 40.6% होती है, और फुल वेव के अंदर 81.2% होती है। तो लास्ट में लाइन क्या लिखी है कि यहाँ इनपुट का, यानी कि AC का अधिकतम 40.6% जो है वो DC में प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे DC भी है AC भी है, पर अधिकतम किसका प्राप्त हो रहा है? AC का प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी यही है और इसके अंदर भी यही है। तो अपन एक चीज़ करते हैं, निर्गत वोल्टता के लिए, ठीक है, अपन निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण लिखते हैं यहाँ पे इन दोनों के लिए, ठीक है। इसके लिए निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण लिखेंगे, इसके लिए भी निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण लिखेंगे। ये फूरियर समीकरण क्या है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर सिलेबस में होता तो अपन उसको निकाल के बात करते कि हाँ ये ऐसे निकलती है, ठीक है। तो अब मैं जहाँ यहाँ पे जो फूरियर समीकरण लिखूंगी वो आप सब लोगों को डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पॉइंट टॉपिक आपके होता तो अपन उसकी एकदम डीपली से बात करते, फिर अपन निकालते भी कि ये फूरियर समीकरण आती कैसे है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे HWR के लिए निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण लिखूंगी जो आप लोगों को डायरेक्ट याद करनी है। क्लियर है भाई? चलो, निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण, फूरियर समीकरण हमेशा किसके लिए प्राप्त होती है? निर्गत वोल्टता के लिए प्राप्त होती है, ठीक है। तो निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण, अब इस फूरियर समीकरण से अपने को पता चल जाएगा कि AC तो कितनी ज़्यादा है और DC कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो, निर्गत वोल्टता के लिए फूरियर समीकरण किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है V नॉट निर्गतित होता है, लास्ट में अपने V नोट के ऊपर ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? EM/पाई माइनस
सॉरी प्लस ई एम अपॉन 2 sin ओमेगा टी माइनस 2em 2/3 em अपॉन पाई cos 2 ओमेगा टी माइनस 2em 15 पाई cos ओमेगा टी, इसके भी लास्ट में माइनस है। ठीक है, ये तो अपन ने निर्गत वोल्टा के लिए किसका फूरियर समीकरण लिखा, हाफ वेव रेक्टिफायर का लिखा। क्या होता है, वी नॉट इक्वल ई एम अपॉन 2 प्लस ई एम अपॉन पाई प्लस ई एम अपॉन 2 साइन ओमेगा टी माइनस 2/3 ई एम अपॉन पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 2 ई एम अपॉन 15 पाई कोस ओमेगा टी। ओके, इसी तरीके से अपन इसके लिए लिखते हैं, देखो V नॉट इक्वल, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 ई एम अपॉन पाई माइनस 4/3 ई एम अपॉन पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4/15 ई एम अपॉन पाई कोस 4 ओमेगा टी। हाँ जी, ये किसके लिए हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर भी ये वाला जो पार्ट है, ये दो ही एक ऐसे पार्ट हैं जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। बाकी के अंदर, सब के अंदर देख लो, सब क्या कर रहे हैं, टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बस ओनली ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये वाले बाकी के पार्ट क्या कर रहे हैं, टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके अंदर भी ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी के तीनों पार्ट या जो दोनों पार्ट जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, अब देखो, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, अपने एसी होते हैं। एसी जो होती है वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एसी जो होती है वो कभी भी अपनी क्या नहीं करती, सॉरी डीसी जो होती है वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, और एसी जो है वो हमेशा टाइम पर डिपेंड करती है। तो यानी इस वाले पार्ट को तो अपन क्या कह देंगे, डीसी। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कह देंगे, डीसी, और जो बाकी का पूरा पार्ट जो बच गया उसको आप क्या कह दोगे, एसी। क्लियर है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है, डीसी का, और बाकी का पूरा पार्ट किसका है, एसी का। ओके, देखो अब आपको पता चल गया यहाँ पे कि डीसी का कितना पार्ट है और एसी का कितना पार्ट है। यहाँ पे मतलब लगभग एसी बहुत ज़्यादा है, किससे, इस डीसी से। कौन से के अंदर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। एक चीज़ इन दोनों में एक डिफरेंस और देखना, इसकी डीसी ज़्यादा है या फिर इसकी डीसी ज़्यादा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की डीसी ज़्यादा है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर की डीसी ज़्यादा है। यहाँ पे किसकी डीसी ज़्यादा है, इस फुल वेव रेक्टिफायर की डीसी ज़्यादा है। तो अपन सबसे ज़्यादा किसको काम में लेंगे, इस वाले पोर्शन को काम में लेंगे, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर को काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डीसी क्या है, ज़्यादा है। अगर डीसी ज़्यादा होगी तभी तो अपन उस एसी को हटाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए अपन क्या करेंगे, फिल्टर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर को ना पढ़कर फुल वेव रेक्टिफायर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोग एकदम अच्छे से याद करोगे, क्योंकि ये बहुत बार आगे काम आने वाली है। क्लियर है, तो कहने का मतलब फिल्टर के अंदर अपन ये वाला जो पोर्शन है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है
वो अपन बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का यूज करेंगे अपन लगभग जगह। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ जी। तो कहने का मतलब किसका यूज करेंगे अपन यहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए अपन ने ये दक्षता यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की है कि अपने को पता चल जाए कि डीसी किस में ज़्यादा है, इसीलिए अपन उसी रेक्टिफायर का यूज करेंगे, कम वाले रेक्टिफायर का यूज नहीं करेंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। क्लियर है भाई सबको? आ जाओ जी। अब ये जो फिल्टर होता है इसके अंदर संधारित्र और जो कुंडली होती है वो दोनों कार्य करती है। क्या? फिल्टर जो होता है उसके अंदर कुंडली और संधारित्र दोनों कार्य करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, किस किस के लिए? एसी और डीसी के लिए। अब ये करते कैसे हैं मैडम, ये बात करेंगे। देखो अब अपन अभी, ठीक है। तो देखो, फिल्टर के रूप में संधारित्र और कुंडली का उपयोग करते हैं। सबसे पहले अपन संधारित्र की बात कर लेते हैं। तो देखो, किसके लिए? संधारित्र। ये मैंने मान लो कोई संधारित्र लिया, इसको नीचे रख दो रे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे अपन? ये सी, इसको अपन बोल देंगे प्रतिघात यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी अवरोध, प्रतिघात यानी अवरोध, ठीक है। ये अपन ने कोई प्रतिघात या फिर कोई संधारित्र लिया, ठीक है। अब इसकी संधारित्र को आप कैसे लिखते हो? अक्ष C इक्वल 1/ओमेगा C। पढ़ के आए हो 11th-12th में? अक्ष C को कैसे लिखते हैं? 1/ओमेगा C। अब देखो, अक्ष C इक्वल 1/C, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf होती है कि नहीं होती है? होती है। तो यहाँ पे लिख दो 2πf। क्लियर है? कुछ नहीं किया है अभी तक अपन ने। यहाँ पे एक संधारित्र लिया है जो प्रतिघात होता है यानी कि अवरोध होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि डीसी के अंदर कितना अवरोध उत्पन्न होगा, एसी के अंदर कितना अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। संधारित्र का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि अक्ष C इक्वल ओमेगा C होता है। ओमेगा की वैल्यू भी आप लोग जानते हो कि कितनी होती है? 2πf होती है। अब अपन बात करेंगे इस f की। एक बार तो बात करेंगे किसके लिए? दिष्ट संकेत के लिए। और एक बार बात करेंगे किसके लिए? निर्गत संकेत के लिए, दिष्ट संकेत के लिए। प्रत्यावर्ती संकेत के लिए। ये लो जी। अब अपन दिष्ट संकेत के लिए बात करते हैं। आप लोगों को पता है दिष्ट संकेत के लिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो f इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अक्ष C इक्वल 1/C 2π0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना? 1/0 इक्वल इन्फिनिटी। तो अक्ष C कितना हो गया अपना? इक्वल इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो अक्ष C इक्वल इन्फिनिटी आ गया। कहने का मतलब अर्थात प्रतिघात यानी कि अवरोध इक्वल कितना आ गया? इन्फिनिटी। अगर अवरोध इन्फिनिटी आ गया तो धारा कितनी आ जाएगी? 0। ध्यान से सुनना, संधारित्र जो है वो दिष्ट संकेत के लिए उच्च अवरोध उत्पन्न करता है। संधारित्र जो है वो दिष्ट संकेत के लिए उच्च अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध ज़्यादा मीन्स यहाँ दिष्ट को जाने ही नहीं देगा। ध्यान से सुनना, संधारित्र जो है वो दिष्ट संकेत के लिए
उच्च अवरोध उत्पन्न करता है। उच्च अवरोध उत्पन्न करने का मतलब हो गया कि ये जो संधारित्र है ये डीसी को जाने ही नहीं देगा। क्या नहीं करेगा? ये डीसी को जाने ही नहीं देगा। अर्थात यहाँ संधारित्र का व्यवहार क्या हो जाएगा? खुले परिपथ की तरह हो जाएगा। डीसी को जाने ही नहीं देगा। डीसी को जाने नहीं देगा तो धारा कैसे प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित नहीं होगी तो प्रतिरोध क्या हो गया? ओपन। तो देखो, अतः यहाँ संधारित्र का व्यवहार खुले परिपथ की तरह करेगा। ठीक है, यहाँ पर संधारित्र जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ये लो जी, क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? ओपन सर्किट। क्लियर है जी ये बात? ठीक है, अब ये बात करते हैं अपन प्रत्यावर्ती संकेत के लिए। प्रत्यावर्ती संकेत के लिए आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अगर अपने को एसी की फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है, क्या अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी है तो अपन कितना यूज करेंगे? यहाँ पे 50 हर्ट्ज यूज करेंगे। अगर दे रखी है तो 50 हर्ट्ज यूज ना करके जो दे रखी है वो वाली यूज करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल अपने को यहाँ पे नहीं पता है और किसी ने ना दे रखी है कि उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो जो अपने को पता है वही लिख देते हैं अपन, 50 हर्ट्ज। क्लियर है? अब ये वाला उसके अंदर पुट करो तो अक्ष C इक्वल 1/C 2π50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? देखो जी, हाँ, अब एक चीज और सुनो, ये क्या है यहाँ पे? अक्ष C इक्वल, अगर यहाँ पे अक्ष C कम हो जाए, ठीक है, आप लोगों को पता है बेसिक सी बात है। देखो यहाँ पे अक्ष C तो वैसे ही कम है, क्यों? ये कितना हो गया? 50 हो गया, तो यहाँ पे इसका मान ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब किसका मान? संधारित्र का मान, सॉरी फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, एक से बात सुनना अच्छे से, अगर फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा तो प्रतिघात का मान कम होगा कि नहीं होगा? होगा। ध्यान से देख लो, अक्ष C का मान कम है तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज़्यादा होगा। अतः संधारित्र जो है वो क्या है? AC को जाने देगा और AC को और DC को रोक लेता है। अगर क्या करता है ये? इस वाली कंडीशन में ध्यान से देखना, अगर अक्ष C कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अक्ष C क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन प्रत्यावर्ती संकेत में है तो संधारित्र क्या कर देगा? अरे भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा हो गया और ये अक्ष C यानी प्रतिघात यानी अवरोध क्या हो गया? कम हो गया। अगर अवरोध कम हो गया तो ये AC को क्या करेगा? जाने देगा और DC को क्या कर देगा? वहीं रोक देगा कि रुक जा तू और AC को जाने दे। क्लियर है ये बात? ध्यान से सुनना, आई रिपीट, प्रतिघात क्या कार्य करेगा? दिष्ट संकेत के लिए अक्ष C इक्वल इन्फिनिटी का मतलब होता है उच्च अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर उच्च अवरोध उत्पन्न हो गया तो ये DC को जाने नहीं देगा, वहीं रोक लेगा। अगर ऐसी बात है तो संधारित्र किसकी तरह व्यवहार करता है? ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब ये वाला 50 हर्ट्ज पर, अगर 50 हर्ट्ज अपन ने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज की तो फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा हो जाएगा और अवरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? संधारित्र क्या करेगा? AC को जाने देगा और DC को वहीं रोक लेगा। क्लियर है ये यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से कि कुंडली क्या काम करती है। ठीक है, बात करते हैं कि कुंडली क्या काम करती है। देखो लास्ट में अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा, इसका ध्यान से देखना। प्रेरक कुंडली, ये आपने कोई कुंडली ले ली भाई,
ठीक है, ये अपन ने क्या किया, कोई कुंडली, इसको क्या बोलते हो आप, एल। एल का मतलब स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हो, प्रतिघात कितना होता है एल का, इसको यहां पे लिख दो भाई, प्रतिघात। प्रतिघात कितना होता है, अक्ष एल इक्वल ओमेगा एल। ओमेगा एल, अक्ष एल इक्वल ओमेगा की वैल्यू जानते हो 2πf, जानते हो, ठीक है। तो एल इंटू ये लो जी। अब किसके लिए निकालते हैं अपन, दिष्ट के लिए। दिष्ट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अक्ष एल इक्वल एल 2π0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एफ इक्वल 0, तो एक्स एल इक्वल कितना हो गया, 0। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अतः अवरोध 0, तो धारा कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। वहां पे अवरोध उच्च था तो धारा कितनी थी, 0 थी। अब यहाँ पे अवरोध क्या है, 0 है, तो धारा क्या है, उच्च है, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो यहाँ दिष्ट संकेत हेतु कुंडली जो होगी वो लघुपतित की तरह कार्य करेगी, बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। अगर वो वहाँ पे ओपन सर्किट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे, क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखो इसी तरीके से अपन कहने का मतलब एसी के लिए बात करते हैं। एसी कितनी है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज, तो एक्स एल इक्वल एल मल्टीप्लाई 2π50। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एल मैक्सिमम है, वहाँ पे तो अपोन में था, इसलिए ये वो मैक्सिमम था, तो ये क्या थी, लो थी। अगर ये लो है तो वो कितना था, मैक्सिमम था। यहाँ पे अगर एक्सल मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है, और आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम, इस कंडीशन के अंदर। क्लियर है, तो अतः कुंडली एसी संकेत को नहीं रोकती है और एसी संकेत को, सॉरी, अतः कुंडली इस वाली कंडीशन में डीसी संकेत को नहीं रोकती है और एसी संकेत को रोक लेती है। क्या करती है, इस कंडीशन में डीसी